गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अब यहाँ देखिए जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें या इससे पहले आप एक चैप्टर ये देख लिया आपने कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना होगा। थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, जिससे हम इस डेल्टा जी से ये पता करते हैं कि जो रिएक्शंस है वो पॉसिबल है या नहीं। इसी को वहां पे फिजिबल और नॉट फिजिबल बोलते हैं। यदि वहां से आपने पढ़ लिया कि यदि हमारा डेल्टा जी क्या आ गया तो वो रिएक्शन जो होती है वो फिजिबल होती है, फिजिबल बोल दीजिए या उसी को पॉसिबल बोल दीजिए या उसी रिएक्शंस को आप स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं। उसी रिएक्शंस को आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोल सकते हैं। अब यदि वो रिएक्शन पॉसिबल हो गई तो फिर एक चैप्टर आप पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। उसमें ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम यदि है तो उसमें आप ये पढ़ते हैं कि यदि कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें अमाउंट का स्टडी करते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट कितना लिया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां से जो रिएक्शन हो रहा है देखिए यहाँ पे आपने पता किया रिएक्शन पॉसिबल है या यहाँ आपने पता किया कितना प्रोडक्ट बन रहा है। यदि पॉसिबल है तो कितना बन रहा है यहाँ पता करें। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट से, क्या मतलब होता है रेट, या फिर आप क्या बोल सकते हैं टाइम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शंस। यानी जो रिएक्शंस हो रहा है उसका मतलब वो रिएक्शन कितने टाइम में पूरा होगा, 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स या 4 आवर्स, या फिर उस रिएक्शंस का स्पीड क्या है, या उस रिएक्शंस का मतलब स्पीड को ही आप क्या बोल सकते हैं रेट। जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे यहाँ देखिए अब यहाँ होता है कि भाई एक वर्ड लिखेगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with speed of reactions, deals with speed of, जिसमें आप रिएक्शंस की क्या डीलिंग करते हैं स्पीड का, जैसे वो रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है या मॉडरेट है। जैसे ऐसे देखिए रिएक्शन का स्टेज 3 टाइप की होती है, फास्ट, स्लो और मॉडरेट। एक होता है फास्ट रिएक्शंस, दैट इज आयनिक रिएक्शंस, दैट इज आयनिक रिएक्शंस का नाम सुना होगा आपने। जैसे अगर आप एसिड और बेस का रिएक्शंस करा दीजिए, एसिड और ये आपके आयनिक रिएक्शंस होती है जो किस टाइप की होती हैं फास्ट होती हैं। एक होता है स्लो रिएक्शंस, स्लो जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये कंप्लीट हो बदलाव। जैसे कि इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। अब तीसरा आता है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट ये ना तो फास्ट होगा और ना ही स्लो, इसी का आप स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। इसी की स्टडी आप कहाँ करेंगे, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन बहुत ही फास्ट है तो वहां भी आप उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, यदि बहुत स्लो है वहां भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आप उस रिएक्शंस की स्टडी करेंगे जो रिएक्शंस कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट रिएक्शंस होना चाहिए, ये रेट नहीं, मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब होता है सर ये जो रिएक्शंस होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस वो इस चैप्टर के भी रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, समझ पा रहे हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्री का मतलब होता है कि वो सिंगल स्टेप में होगा, वो रिएक्शन कितने स्टेप में होगा, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मोर देन 1 स्टेप, मोर देन 1। यदि मोर देन 1 स्टेप है तो उसको क्या बोलेंगे आप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और एक ही स्टेप में तो उसे क्या बोलेंगे। जैसे आपने SN2 या E2 का नाम सुना होगा, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, बट यदि आप SN1 का नाम ले लीजिए या फिर E1 का नाम ले लीजिए तो ये सब रिएक्शंस मोर देन 1 स्टेप में होता है। 2 या 2 से ज्यादा भी बोल सकते हैं, जैसे अगर रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग होता है 2 से ज्यादा हो गया ना, तो ये 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। बट आप क्वेश्चन से कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शंस है और कौन सी, ऐसा आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्या ये रफ कर सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे ये होता क्या है, यदि कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए आप ए अपने मन से मान लीजिए, जैसे आपने ये देखा होगा कि इस साइड आपका रिएक्टेंट होता है
और एरो के राइट हैंड साइड जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, और एरो से जो राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। कहते हैं कि मान लीजिए आपने रिएक्टेंट में ए ले लिया, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, बी। और अगर इनिशियल की बात, जैसे टी बराबर 0, टी बराबर मान लीजिए ए के 10 मोल थे, कितने 10 मोल, तो उसमें बी के कितने होंगे 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, स्टार्टिंग में अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो मान लीजिए ए के 10 मोल है, तो ए के क्या है ये, या इसी ए का 10 ना बोल करके आप ए नॉट भी बोल सकते हैं। ए नॉट मतलब कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ समय बाद मान लीजिए टी बराबर 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड या टी सेकंड, अब ए जो है मान लीजिए उसमें से ए टी हो गया और जो बी है वो बी टी हो गया। अब मतलब ये हुआ कि जो ए है वो कुछ घट रहा है क्या, फिर बी बनना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, बोलो भैया। इसमें घट कौन कर रहा है, इसी बोलते हैं जैसे डिसअपियरेंस, इसे क्या बोलेंगे इस चैप्टर में पढ़ा आएगा जिसको बोलेंगे डिसअपियरेंस, इस चैप्टर में क्या बोलेंगे। और बन कौन रहा है, उसको अपीयरेंस बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, क्या ये बात समझ पा रहे। अब जो घट रहा है वो कुछ, जैसे जो ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिसअपियरेंस का मतलब ये के रेट घटेंगे और अपीयरेंस मतलब बी के रेट बढ़ेंगे। तो जो घट रहा है वो किस रेट से घट रहा है, मतलब वो कितने टाइम में घट जाएगा, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। वो जो घट रहा है वो कितने टाइम में घटेगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं। और जो बन रहा है वो किस रेट से बन रहा है उसे बोला जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या इतनी बात समझ रहे हैं। जो उस साइड होगा उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और कौन रेट घट रहा है, ए का, और बॉन्ड कौन रहा है उसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेट होता है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ, तो हम लोग पहले बात करते हैं रेट का। किसकी बात करते हैं, जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा रेट मतलब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वैसे ही कंसंट्रेशन अपॉन, या इसका एक और फार्मूला होता है, अगर कंसंट्रेशन ना बोल सकते, कंसंट्रेशन मतलब होता है मोलरिटी, तो आप बोल सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम अपॉन टाइम। थोड़ा इसका जीरो लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि मोलरिटी या कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर उन्होंने ये बोल दिया था और अच्छी बात है, मोल और वॉल्यूम दे दिया तो कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब जैसे जब कंसंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन तो ये होता है हमेशा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस, जैसे जब रेट निकालेंगे तो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। जैसे आप अब यहाँ रेट निकालेंगे रिएक्शंस का रेट, ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन, जैसे यहाँ पे प्लस को मिटा दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए तो जो रेट हो जाएगा, रेट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम या टोटल टाइम, चेंज ऐसा क्या बोल दीजिए टोटल टाइम। अब चेंज कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमें कंसंट्रेशन के टर्म बोलना हो तो कंसंट्रेशन ऑफ C2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ C1 हो जाएगा T2 माइनस, ऐसे समझ लीजिए आप। क्या सुन पा रहे हैं इस तरह से। अब देखिए अगर ये C2 माइनस, तो अगर चेंज निकालें तो क्या डेल्टा C हो जाएगा, बस ये लगा देंगे ऐसे, ये हो जाएगा DT आपको। ये हो गया रेट, क्या हो गया। अब अगर आपको लिखना है जैसे इस रिएक्शंस का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इस रिएक्शंस का क्या लिखना है, देखिए तो आप पहले जब लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसका लिख रहे हैं, ए का। तो अब एक बात और समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जब आप निकालेंगे, मान लीजिए ये ए है, क्या है, हम अपने मन से मान लेते ए कितना है, मतलब ये जो ए नाट है वो कितना मान लीजिए 10, और कुछ समय बाद ए में से कुछ घटेगा कि नहीं, कुछ घटा तो मान लीजिए कितना घटा, अब जितना घटा उतना इधर बनेगा। इनिशियल कितने थे और फाइनल कितने हो गए, तो क्या यहाँ पे आप 2 माइनस 10 लिखेंगे, क्या नेट जो आएगा वो -8 आएगा क्या। तो ऐसे समझिएगा फिर से, जैसे आप t बराबर ये ए नाट है ना, तो कुछ समय बाद देखेंगे तो उसमें से घटेगा कि नहीं, मान लीजिए इसमें से कुछ घट गया, जो घटा वो क्या हो गया 80,
तो क्या ये जो भी है वो और ये इन दोनों में ज्यादा कौन है? ए नॉट ज्यादा रहेगा, उसी में थोड़ा सा घट रहा है ना सिर्फ ये, तो हमेशा इससे क्या रहेगा? जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो साइन तो इसी का लीजिएगा ना, इसलिए जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा जाता है तो साइन क्या आ जाएगा पहले, और डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और बन कौन रहा है? उसको लेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, उसका साइन प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनिशियल में ये जो बी था वो मान लीजिए क्या है, बी नॉट, तो जब आप चेंज निकालेंगे तो बी टी माइनस बी नॉट करेंगे कि नहीं, बोलिए। लेकिन जो बी नॉट है वो इनिशियल में क्या है, जीरो, ये तो अभी कुछ बना नहीं है ना, तो फिर यही बचा ना सिर्फ आपका बी टी। इसीलिए जब आप इधर निकालेंगे इसका प्रोडक्ट का तो हो जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप? जब कभी भी आप रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस डी ये कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? देख लीजिए इसको, या रुकिए मैं इसको और तमीज से लिखवा दे रहा हूँ आपको। पहले इतना समझ पा रहे हैं कि रेट, अब देखिए यहाँ जो होता है ये जो रिएक्टेंट है उसमें डिसअपीयरेंस बोला जाएगा और जो प्रोडक्ट है उसमें अपीयरेंस बोला जाएगा। अब आप जब इस रिएक्शंस का रेट निकालेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर से आपको समझा रहा हूँ। इस रिएक्शंस का क्या निकालेंगे आप? रेट। ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, ये होता है चेंज इन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका टाइम, या टाइम टेकन भी बोल सकते हैं। टाइम मतलब उसमें जो टाइम लगा होगा 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड जो भी लगा होगा। अब देखिए चेंज है ना, तो चेंज हमेशा निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालेंगे आप? फाइनल माइनस, तो इसका जो भी चेंज आएगा उसको डेल्टा मान लेते हैं, और ये सी बाई, अगर वो स्मॉल चेंज है तो उसको डी लगा देंगे, जैसे लिखा ना डी कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो वो उसकी कोई रिक्वायरमेंट, तो चेंज निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा डेल्टा सी बाई, ये हो गया रेट, ये क्या हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पे अगर लिखना हो इसके लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो देखिए जो डिसअपीयर होगा उसका मान लीजिए अब लिखेंगे जैसे ये वाला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो देखिए आप लगाएंगे कैसे, पहले ये ना आपका C2 माइनस, इसमें पहले ये क्या हो जाएगा AT माइनस ए नॉट AT माइनस बाई, इतना समझ पा रहे हैं। अब यहां समझिए कि इन दोनों में समझिए थोड़ा, जैसे ये ए नॉट है और ये क्या है, इसमें से कुछ घटा है ना, तो देखा जाए तो ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है, उसमें से ये कुछ घट रहा है ना कुछ समय बाद, तो ज्यादा कौन है। तो जब आप इसमें घटाएंगे इसमें तो जो नेट वैल्यू आ जाएगी वो माइनस AT माइनस, नेट जो आएगा वो निगेटिव आएगा, तो इसलिए जब यहाँ लिखेंगे इसका आप चेंज लिख देंगे, लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका है? ए का। अब वैसे ही अगर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? रेट ऑफ अपीयर कौन हो रहा है, तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। नोट करिए इतना। तो अब एक एग्जाम्पल लेकर के लिखते हैं, लिखिएगा 3A प्लस 2B इंटेंस टू 4C प्लस 5D। इसके लिए लिखना आपको रेट ऑफ, सॉरी इस रिएक्शंस का रेट लिखना, क्या लिखना है इसका? रेट। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसके लिए बोलेंगे आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये भी आपका रिएक्टेंट है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये अपीयर हो रहा है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये भी अपीयर हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अभी डिसअपीयर कौन है? नहीं बस ए, तो यहाँ ए लगा देंगे ऐसे ताकि ये समझ में आ जाए कि हम किसका लिख रहे हैं, पहले ये समझ रहे हैं। अब एक बात देखिएगा, जब भी आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे तो उसके स्टोइकोमेट्री को नहीं लिखा जाता है, इस स्टोइकोमेट्री को नहीं लिखा जाता है। जब भी आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इधर देखिए
जो भी रिएक्टेंट है उसमें पहले साइन लगा देते हैं माइनस का, और प्रोडक्ट में साइन, और ये डी बाई डी टी, डी बाई, इधर देखिए डी बाई, यहाँ भी डी बाई, यहाँ पे डी बाई डी टी। अब यहाँ डिसअपियरेंस कौन हो रहा है? ए, लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ डिसअपियरेंस कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ। यहाँ एपियर कौन हो रहा है? यहाँ पे एपियर कौन है? बस ये होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ए तो ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ बी तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा रेट ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख लेंगे, एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। एक वर्ड आएगा, ये 3A + 2B इंटेंस टू 5C + 4, यही था या 4D 5C था? चलिए 4C 5D, उससे कोई दिक्कत नहीं, 4 हो चाहे 5 हो, जो भी आएगा उससे कोई इफेक्ट नहीं। अब इसमें आप लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शंस, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है क्या ये? अब लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शंस, लिखिएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन अपॉन टाइम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब यहां देखिए, ये जो स्टाइकियोमेट्रिक, जैसे ऊपर आपने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन, ये पहले से भी लिखते आ रहे हैं, बस ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो यहां आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? टाइम। ये क्या हो जाएगा? अच्छा अब देखिए, अगर हमें लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ किसका? ए का, वो जो भी है वो पहले लिख लीजिए, जो वो आप लिखेंगे वो देखिए पहले वो क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा कि नहीं? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। बस आपने मल्टीप्लाई किसे करना है? ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? इसको लेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शंस बी का लिखना हो, किसका लिखना हो? बोलिए माइनस डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, उसका स्टोइकोमेट्री। वैसे अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शंस किसका लिखना हो? सी का, तो साइन प्लस हो जाएगा ना, 1/4, 4 है ना, और वही फिर डी कंसंट्रेशन सी बाई डी टी। वैसे अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शंस डी का लिखना हो, 1/5 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। अब जब आप रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे ना, रेट ऑफ, सुनिएगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, मतलब कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ए का, और रेट ऑफ रिएक्शंस बी का, और रेट ऑफ रिएक्शन सी का, और रेट ऑफ रिएक्शंस, ये बराबर होता है आपस में। रिएक्शंस का रेट आपस में क्या होता है? जो रेट ए का होगा वही रेट बी का होगा, वही रेट सी का होगा, वही रेट डी का होगा। अच्छा एक बार बस मैं यहाँ थोड़ा सा बस बोल रहा हूँ, जैसे जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ना, तो देखिए इधर रेट ऑफ डिसअपियरेंस में ही अगर आप क्या लिख दीजिए? स्टोइकोमेट्रिक। देखिए इसी को आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोल रहे हैं कि नहीं? इतने को देखिए, तो क्या इसके जगह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो जाएगा अपॉन 3। देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपॉन, तो यही हो जाएगा रेट ऑफ। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा कि मान लीजिए उन्होंने किसी क्वेश्चंस का आपको क्या दे दिया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। तो जैसे उन्होंने आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दिया, ये इधर देखिए, और अगर वो पूछ रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, तो आप इन दोनों को बराबर कर देंगे। अगर वो रेट ऑफ ये दिए हुए अगर इसका पूछेंगे तो आप इनको बराबर कर देंगे उससे, तो आप, या फिर आप पूछेंगे रेट ऑफ ए का, जो भी बोलेंगे आपको, जो दिए रहेंगे पहले वो रख लेंगे। जब रेट ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे तो आप यूज करेंगे उसमें स्टोइकोमेट्री। क्या यूज करेंगे? स्टोइकोमेट्री। हो सकता है आपको ये वाला डेटा दे दें, ये जैसे ये इस वाले को बोलेंगे रेट ऑफ ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ये ए, और इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर वो बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शंस ए का, किसका, तो वो आप यहाँ रखेंगे। समझ पा रहे हैं आप? नोट कर लीजिए पहले इतना। अब एक नोट लिखिएगा,
नोट रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऐसे लिखना भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दूसरा, अगर रेट ऑफ रिएक्शंस है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक। अब यहां से देख लीजिए, आपने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन अपन, ये हो गया आपका रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और अगर आप उसमें डिवाइड किससे कर दिया तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शंस। देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शंस किससे डिपेंड करता है, बट ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। क्या ये बात समझ गए आप? नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आप, एक जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऐसे ये एग्जांपल ही मान लीजिए, इसने कहा H2 + I2, ये मिलके बन रहा है 2HI, ठीक है, और इसका जो उन्होंने रेट दिया है, रेट वो मान लीजिए X, ये होता है मोलरिटी, क्या होता है, या कंसंट्रेशन अपॉन सेकेंड यूनिवर्स, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा कि इस रिएक्शंस का जो रेट है वो X दिया हुआ है। अब अगर एक रिएक्शन हो 2H2 + 2I2 4HI, अगर हमको इसका रेट बताना हो तो क्या हो जाएगा, तो आप ये बताइए पहले रेट निकालते कैसे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो पहले वाले का स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, तो क्या ये x/1 हो जाएगा, बोलिए। तो दूसरे रिएक्शंस का स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, तो क्या इसका जो रेट निकालेंगे वो x/2 हो जाएगा, क्या x/2 कंसंट्रेशन सेकेंड यूनिवर्स, मीन्स जो रेट होगा, रेट वो 1 स्टोइकियोमेट्री होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो स्टोइकियोमेट्री होता है वो यहाँ पे होता है ना, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं। आप जितना नंबर बढ़ाते जाएंगे रेट कम होता चला जाएगा। अब मे भी अगर वो यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन दे देते, रेट मान लीजिए उन्होंने दे दिया रेट 100, कितना दे दिया भाई 100 कंसंट्रेशन सेकेंड यूनिवर्स, तो दूसरे वाले का पूछते कि रेट बताइए, तो आप लिखते 100 स्टोइकियोमेट्री कितना है, तो जाता 50 कंसंट्रेशन सेकेंड यूनिवर्स। अब ये बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो भी स्टोइकियोमेट्री होता है ना वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप, या इसके पहले आपने कहा चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइप इनटू स्टोइकियोमेट्री, बोलिए भाई, नोट करिए इसको। अब इसी में लिखिएगा, क्वेश्चंस लिखिए, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन लिखिएगा, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया रेट ऑफ disappearance of nitrogen is 2 × 10⁻⁻⁴, या -3 मोलरिटी, कैपिटल M का समझ रहे हैं, मोलरिटी या कंसंट्रेशन सेकेंड यूनिवर्स। आपको दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, कितना दिया 2 × 10⁻। अब पहला आपको निकालना है, देखिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ
अमोनिया। पहला क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एंड। तो आप जब भी केमिकल काइनेटिक्स लगाएंगे, पहला काम यही करेंगे, आप रिएक्शंस को लिखेंगे और उस रिएक्शंस को आप बैलेंस करेंगे। जैसे आपको क्या बनाना है, तो इसको जब रिएक्शन लिखेंगे तो ये N2 प्लस H2 होगा, बैलेंस करेंगे तो 2 होगा और ये 3 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अब जब आप इसका लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं, तो जाएगा -1/d N2/dt बराबर, सॉरी ये हो गया N2। फिर अगर आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, तो -1 नहीं रहेगा, dH2/dt। फिर जब अपीयरेंस लिखेंगे रेट ऑफ किसका, तो ये d कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt। क्या ये बातें समझ गए? अब वो कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और यहाँ लिखा रेट ऑफ, तो यहाँ पे आप लिख देखिए, अब यहाँ पे निकालेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालेंगे? अब जो रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन का होगा वही रेट ऑफ रिएक्शंस हाइड्रोजन का होगा और वही रेट ऑफ रिएक्शंस आपका अमोनिया का होगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अब क्वेश्चंस में रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन दिया आपको। इधर देखिए, पहले रिएक्शन जब लिखेंगे -1/1 d कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt बराबर इसका स्टोइकियोमेट्री -1/3 d कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt, इसका स्टोइकियोमेट्री तो 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई dt। अब जब भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो पहले जो क्वेश्चंस में गिवन है उसको स्टार मतलब नोट कर लीजिए। पहले आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका दिया है, तो क्या ये वाला गिवन है? क्या ये क्या है? और पहले किसका पूछ रहा है? पहले इसको बराबर कर लेंगे, इसको और इसको। तो ये देखिए, ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन है, क्या यही है ना? ये इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻, बराबर ये -1/3 d कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt है। क्या ये 3 उधर चला जाएगा? तो क्या ये 6 × 10⁻³ कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt हो गया? क्या कैसी को डिसअपियरेंस बोलते हैं? क्या बोलिए भैया। दूसरा उसने किसका पूछा? रेट ऑफ अपीयरेंस किसका। तो अब इसी वैल्यू को आप किससे कंपेरिजन करेंगे? देखिए, इसी वैल्यू को अब आप इसको किससे कंपेरिजन करेंगे? तो क्या ये पहले वही लिख लें यहाँ पे 2 × 10⁻⁻, ये 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई dt, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या 4 × 10⁻³ d कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt हो जाएगा। क्या ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया हो गया? ये देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस यही है ना आपका, क्योंकि डिसअपियरेंस पे स्टोइकियोमेट्री नहीं लगता है, तो जो नहीं लगता उधर चला गया। क्या ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये दो नोट कर लीजिए पहले। तो इधर अब ये मिटा दें, इधर ये जो लिख रहे हैं। अब अगला सवाल पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या बोल रहा है? ये पहला क्वेश्चन हो गया ना, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा जा रहा है रेट ऑफ, अच्छा जो रेट ऑफ रिएक्शंस ए का होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन बी का होगा या वही रेट ऑफ रिएक्शन सी का होगा? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए। देखिए, अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस, तो क्या ये होता है 1 × कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt। इसका स्टोइकियोमेट्री 1 ही रहेगा ना यहाँ पे, तो शायद ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो अगर आप इसका मान निकाल लेते हैं तो 2 × 10⁻³ आएगा। अगर आप वो रेट ऑफ रिएक्शंस एक मतलब नाइट्रोजन नहीं किसका निकालना चाहते हैं, हाइड्रोजन का, तो यहीं से देख लीजिए क्या ये वैल्यू 3 है कि नहीं। और ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ये वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं क्या? ये देखिए, ये ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस है,
तो क्या अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर उसी के बराबर आ जाएगा? बोलिए भैया। या फिर देखिए यहाँ पे अगर हमको ये बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस, ये 2 है कि नहीं, और इसके जगह ये देखिए ये बराबर है ना इसके, तो यहाँ अगर यहाँ पे इसके जगह पे ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 2 से कट जाएगा, तो क्या वो भी इसी के बराबर आ जाएगा ना रेट ऑफ रिएक्शन जिसका भी निकालेंगे? तो किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 2 × 10 के पावर माइनस, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन ए का होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन बी का होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन सी का। क्या इतना समझ पा रहे हैं? ये इस साइड का मिटा दें। अब तीसरा क्वेश्चन लिखेगा इसी में, थर्ड क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, 1 सेकेंड लिखेगा, सॉरी लिखेगा तीसरा क्वेश्चन इसमें, रेट ऑफ रिएक्शंस इफ रिएक्शन बिकम्स, इफ, अब देखिए हमने यहाँ पे सभी रिएक्शंस का ये जो भी हमने डबल कर दिया, क्या कर दिया? जैसे इधर देखिए N2 + 3H2 इंटेंस टू 2NH3 था ना ये, जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस आया था 2 × 10 के पावर -3। तो अगर हमने कहा कि ये तो पहला हो गया, अब ये 2N2 6H2 4NH3 इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो क्या ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने पहला लिखा है, अब ये स्टोइकियोमेट्री यहाँ यूज कर लेंगे क्या? तो क्या यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शंस आएगा वो 1 × 10 के पावर -3 आ जाएगा क्या? क्या कहाँ पे किसी का यूज करिए, क्योंकि सबका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा ना, सबका रेट ऑफ इक्वल हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप। एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शंस किसका निकालना है? नाइट्रोजन का ना। रेट ऑफ रिएक्शंस किसका निकालना है इसमें? ये सर रेट ऑफ डिसोसिएशन है ना। एक मिनट, अगर रेट ऑफ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पे जो नाइट्रोजन था, देखिए यहाँ लिखेंगे जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस किसका, तो इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, जो भी आएगा, तो ये आ गया 2 × 10 के पावर माइनस, जब यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस तो ये हो जाएगा, पहले अगर लिखा जाए वहाँ पे -D कंसंट्रेशन ऑफ N2/2 × dt, सही है ना। अब ये जो ये वैल्यू है ये कितना आपका 2 × 10 के पावर /2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा फिर? नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि एक बार इसको फिर से देखिए, शायद ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इससे 2 नंबर में निकाला है कितना है, तो इसको देखिए, पहले रुक जाइए यहाँ पे, ये वैल्यू रखेंगे ना आप 2 × 10 के पावर -3। फिर से देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हो गया बराबर -D कंसंट्रेशन नाइट्रोजन/dt, और इसका स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला वैल्यू ये आपका हो गया 2 × 10 के पावर -3, और D कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, और ये 2 है ना इसमें, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो 4 × 10 के पावर -3, ये हो जाएगा D नाइट्रोजन/dt, ये आएगा इसमें। क्योंकि अगर किसी और से भी निकालेंगे तो यही आएगा। जैसे वहां पे अगले वाले में आपने हाइड्रोजन का कितना निकाला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यही है 4 × 10 हाइड्रोजन का 4 × तो अगर आप यहाँ उसको रखें तो 3 हो जाएगा। देखिए अगर ये 3 हो जाएगा, अब यहाँ जब आप रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा उसकी जगह, तो जो भी उसका आया होगा उसमें फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जितना देखिए, जैसे पहले 2 × 10 पर -3 था ना, तो आपने 4 कर दिया ना, तो 1 नेगेटिव वैल्यू और छोटी हो गई ना। जैसे मान लीजिए पहले 2000 था, 1/2000, अब ये 1/4000 हो गया कि नहीं। ऐसे देखिए, जैसे ये 2 × 10 के पावर -3 है कि नहीं, तो ये मान लीजिए 1/2000 हुआ कि नहीं। तो अब यहाँ देखिए रेट और कम हो गया ना, 1/4000 हुआ कि नहीं। वही जो आपने पढ़ा था ना स्टोइकियोमेट्रिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेट घट गया ना फिर। और देखिए बस ये देखने में लग रहा है कि 2 का डबल 4 हो गया है। देखिए देखने में ये लग रहा है कि 2 का क्या हो गया रेट, बट ऐसा
4 को क्या तो 1/4000 हो जाएगा ना आपका, फिर वैल्यू और छोटी हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। क्या एक, चलिए इतना ही नोट कर लीजिए पहले।